नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब से कुछ समय के बाद में ही चुनाव आने वाले हैं। हालांकि ये चुनाव कुछ समय पहले ही आने वाले थे, लेकिन अभी फ़िलहाल महिला ओबीसी सीट होने के कारण कुछ समय के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी गई है और इसी वजह से कुछ समय और लोगों को इंतजार करना होगा। इस बीच में हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़े चेहरे प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी के पास में, जिनसे चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर कांग्रेस से जो बड़े चेहरे हैं वो कौन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को केवल आशाएं हैं और लोग उत्सुकता जता रहे हैं कि आखिर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी चेहरा सामने क्यों नहीं आ पाया। कांग्रेस के सामने बहुत सारे चेहरों की लिस्ट है और भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार न समझे कि उसी के पास प्रत्याशी है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और 20 साल तो मैं ही यहाँ से एमएलए रह चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोक चुका हूँ। तो गलतफहमी की शिकार एक तो भाजपा ये ना हो कि उसी के पास चेहरे हैं। कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन आपके चेहरे सामने क्यों नहीं आ पा रहे? परंतु सामने क्यों आएंगे वो? हम अपना ताश के पत्ते जब खोलेंगे, जब बीजेपी वाले चेहरे को देखेंगे। हमारे पास ओबीसी में बहुत सारी बिरादरियों के अलग अलग प्रत्याशी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की चालाकियों को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, जुमलेबाज पार्टी को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, फरेबी पार्टी को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। तो हम भी तिकड़म से ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह वो तिकड़म करते हैं, ईवीएम में घपला करते हैं, मुफ्त का अनाज बांटते हैं, वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं, आरएसएस के लोग मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, महंगाई के मुद्दे से जनता को भिगाते हैं, बेरोजगारी से गुमराह करते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मथुरा का वातावरण ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उस आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो हम अभी अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित नहीं करेंगे। भाजपा के जब नाम घोषित हो जाएंगे तब हम ताश के पत्ते की तरह फेंट के सामने प्रत्याशी रख देंगे। जैसा कि आपने कहा ईवीएम घोटाले करते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ करते हैं, तो अभी कुछ समय पूर्व ही चुनाव हुए थे जिसमें कि हिमाचल जीते और दिल्ली जीते, तब ईवीएम के बात क्यों नहीं आई? नहीं, क्यों नहीं, हम तो बराबर अभी ईवीएम की बात करते हैं। ये भी एक ट्रिक है भारतीय जनता पार्टी की कि एक दो स्टेट्स अन्य राज्य अन्य पार्टियों को दे दो, बाकी पे कब्जा खुद कर लो। पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए अब ये सारे प्रदेश में अति पिछड़े एससी सीटों की बात कर रहे हैं, जिससे कि लोग लुभावने वायदे उस बिरादरी से उन बिरादरी से कर सकें। इससे पहले इन्होंने एमएलए के चुनाव में हाई कास्ट को तरजीह दी। अब ये बैकवर्ड, अति पिछड़े और एससी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने वो भी करा रखी है, रिट भी करा रखी है हाई कोर्ट में, जिससे कि मामला इनके पक्ष में दादे जाए। यदि बात की जाए आपके पक्ष की, तो आप क्या चाहते हैं कि इस समय मथुरा से जो दावेदार होने चाहिए वो किस वर्ग के होने चाहिए? देखिए, जो भी दावेदार किसी भी बिरादरी का हो वो पढ़ा लिखा होना। अब आरक्षण के कितने विरोध में है? देखिए, मैं क्यों विरोध में होऊंगा? जो ये तो शासन प्रशासन की मंशा है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बाई रोटेशन वो आरक्षण होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आरोप हैं वो यही हैं कि बाई रोटेशन के हिसाब से ही आरक्षण लागू नहीं किया गया, केवल कारण यही है रोक लगाने का। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के और आम लोगों को शायद ये नहीं पता कि पहले जो सीट थी एससी थी, अब इसके बाद अब जो नंबर आया है वो ओबीसी का आया है और बाई रोटेशन इसी तरह से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से आरक्षण चक्रानुसार क्रम से होता है। तो इसमें लोग बहुत कोशिश भी कर लें तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे इसमें योगी जी हों, चाहे इनके और पदाधिकारी हों। जो आरक्षण का सिस्टम है, उस आरक्षण के सिस्टम को मुख्यमंत्री को भी लागू करना पड़ेगा। यदि बात की जाए कि इस समय पर लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जानकारी की जाए कि आखिर किन प्रत्याशियों के इस वक्त नाम सामने नगर आ सकते हैं, इसके लिए लगातार पत्रकार बंधु, आपके जो जिलाध्यक्ष हैं या आपके और जो नगर के बड़े नेता हैं, उनको लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनके फ़ोन नहीं उठ रहे। क्या कारण हो सकता है उसका? देखिए, ऐसा है, ये महानगर आपके सामने बैठे हुए हैं, महानगर अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है। हमारी पार्टी ने बड़े कायदे से काम करने की शुरुआत करी है। हमारे जो 70 वार्ड हैं, 70 वार्डों के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उनसे रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं वार्डों के आरक्षण के अनुसार कि किसको हमें कौन, वही पैनल तैयार कर रहे हैं, वही घूम रहे हैं, वही सारा अपना रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। एप्लीकेशन भी उन प्रभारियों को ही दी जा रही है जो वार्डों के हैं, और वो आके जो हमारे इन सब प्रभारियों के इंचार्ज हैं,
डॉक्टर नंदन है, MM शर्मा महानगर के अध्यक्ष हैं, इन दोनों से आके चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास बायोडेटाज आए हैं और उस पर परिचर्चा हो रही है। हमने मैक्सिमम कोशिश ये करी है विकेंद्रीयकरण करने की, डिसेंट्रलाइज करने की, जिससे कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर न लगे और ढंग से स्क्रीन होके सही मायने में सही प्रत्याशी हर वार्ड से आ सके। जैसा कि देखा जा रहा है कि अन्य पार्टियां जो है जिसमें कि मतलब बसपा और सपा, मैं बात करूंगा RLD की, वो लोग अभी तक इस बात से आश्वस्त नहीं है कि सभी 70 वार्डों पर वो अपनी अपनी टिकट देंगे। क्या कांग्रेस 70 वार्डों पर सत्य प्रत्याशी लड़ाएगी? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल 70 वार्डों में प्रत्याशी लड़ाएगी, क्यों नहीं लड़ाएगी प्रत्याशी, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश ये भी चल रही है कि हमारा सभी दलों के संयुक्त प्रत्याशी मेयर कैंडिडेट हों। सपा, लोकदल, कांग्रेस तीनों मिलके एक कैंडिडेट खड़ा करें और उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। और गठबंधन की वो एक बार फिर से जा सकते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और इस संदर्भ में इन पार्टीज़ के हाईकमांड के लोगों से बातचीत चल रही है। हमने अपनी हाईकमांड को भी अवगत करा दिया है कि 2 अन्य दल भी गठबंधन ही चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शीर्षक देना चाहते हैं। उस ओर से गंभीरता चल रही है और ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको प्रत्याशियों के बारे में नहीं पता लग पा रहा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस समय पर कांग्रेस में वो दम नहीं है जो कभी हुआ करती थी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज नहीं होने दे पा रही थी, लेकिन आज समय वो है कि खुद सभी पार्टियां मिल करके भी बीजेपी को नहीं हरा पा रही? भारतीय जनता पार्टी को जुम्मे 8 साल हुए हैं पावर में आए हुए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उसको हराने के लिए सभी दल एक साथ हो रहे हैं। कोई गलतफहमी की शिकार मत हुई, हम अकेले लड़ने में भी सक्षम है। हम फिर आवश्यकता क्यों है दलों की? कमाल है, हम अपने वोटों का डिवीजन क्यों होने दें? ये बात आवश्यकता की नहीं है, बात है डिवीजन ऑफ वोट की। और वो सब हिंदू मुस्लिम के नाम पे यूनाइट करके पोलराइज करते हैं, तो क्या हम लाइक माइंडेड लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते? इसमें कमजोरी और उसकी बात नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कैसे कील ठोकी जाए। एक बार मैं आपसे बात करूं कि एक बार महागठबंधन बना था जिसमें सभी जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनने मिलकर के प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त दें, लेकिन वो वहां भी कामयाब नहीं हो पाए थे। क्या आपका मानना है कि एक बार फिर से? देखिए, ऐसा नहीं है, ये वक्त होता है। मैंने आपसे अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए 7-8 साल ही हुए हैं। जब तक इनका वक्त सीधा है, जब तक चल रहा है, वरना जिस दिन डूबेंगे सबको लेके डूब जाएंगे। क्योंकि इनके जो कारनामे, काले कारनामे हैं, वो आम जनता के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। लोग 30 करोड़ जनता भूखी सोती है देश की, और जहाँ राज्य है वहाँ कानून व्यवस्था देख लीजिए। ये डरा के धमका के, रामपुर की सीट भी इन्होंने डरा के धमका के जीती है और इन्होंने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। आपने देखा नहीं खतौली में कैसे बुरी तरह से आ रहे हैं। सारे बाई इलेक्शन बीजेपी हारी और हिमाचल में कांग्रेस जीती। और मोदी जी के गढ़ गुजरात में यदि उन्होंने जीत ली तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर ली है, जबकि सारा का सारा मोदी जी और उनकी टीम और तमाम मुख्यमंत्री और तमाम फिल्म स्टार वहाँ पर चुनाव लड़ाने में लगे हुए थे। तो मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी 2024 में आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जी, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की। जैसा कि आपने देखा था कि कुछ समय पूर्व ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी की थी। उसके बाद में लगातार पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध शुरू हुआ। क्या कहना चाहेंगे पार्टी के एक बड़े नेता होने के नाते? देखिए, बात यह है कि किसी दूसरे राज्य के नेता को किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप के अपने इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये सब पाकिस्तान का इंटरनल मैटर हो सकता है। वो अपनी लोकल पब्लिसिटी करने के लिए, अपने TRP बढ़ाने के लिए वहाँ इस तरह का बयान कर रहे हों। क्योंकि आपने देश में भी देखा, हमारे देश में भी, कि जब भी कोई बात आती है पाकिस्तान की बात हम करना शुरू कर देते हैं। हम चीन की बात नहीं करते। चीन की बात तो डोकोलम मैं बात करूंगा चीन की अभी। मैं वहीं आ रहा हूँ ना आपसे। डोकोलम में और लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चीन ने कब्जा कर रखा है। हम और हमारे देश की, हम तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी सब चुप है। इतना ज़बरदस्त कब्जा कर रखा है। और जब भी यहाँ पे कोई बात आ जाती है कि पाकिस्तान पे सीज फायर हुआ, इतने सैनिकों को मार दिया, इतना गिरा दिया, तो ये तो जनता को मिसलीड करने के लिए TRP बढ़ाने का सिस्टम है। वहाँ पाकिस्तान के नेता हिंदुस्तान को कोसते रहते हैं और हिंदुस्तान के नेता हिंदुस्तान में पाकिस्तान को कोसते रहते हैं। ये एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है।
चलिए बात करते हैं तवांग की। जैसा कि आपने भी कहा कि चीन ने एक कहा रखा है, मतलब काफ़ी लंबे समय से कब्जा जमाए रखा है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भारतीय सेना के जवान चीनी जो सैनिक हैं उनको लठियाते हुए पीछे धकेल के आते हैं। क्या कहेंगे? एक समय था जब चीन लगातार भारत को आंख दिखाता था, एक समय था पाकिस्तान से युद्ध के मामले में भारत हमेशा ये कहते थे कहीं युद्ध ना हो जाए, लेकिन आज का समय ये है कि आज चीनी सेना को मारकर भगाया जा रहा है। ये देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीछे ढकेला और मारा। इसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसके लिए हम भी बहुत हर्षित हैं और हमारी पार्टी भी बहुत इस मामले पे खुश है। परंतु ये हमारी जो सरकार है वो इसी तरह के मुद्दे दिखाकर तालियां बजवाती है। जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में जो कब्जा कर रखा है उसके बारे में क्यों नहीं बात करती? चीन जो है पक्की सड़कें बनाए चले जा रहा है भारतीय क्षेत्र में घुस के, उसके बारे में हमारी सरकार क्यों नहीं बात करती? तमाम बड़े बड़े जहाज़ और तमाम मिसाइल देश की तरफ तैनात कर दिए, उसके बारे में हमारी सरकार क्यों नहीं बात करती? क्यों नहीं गंभीरता दिखाती? जी बात करूं, कभी भी जब भारत देश के सैनिक कुछ अच्छा करते हैं, कहीं पर किसी देश की सेना को हटाते हैं, तब यही बात निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को मुद्दा बनाती है। आखिर ये मुद्दे की बात कहाँ है? ये बात देश के शौर्य की है। नहीं, देखिए ये जो अभी तक का हमारी जब तक सरकारें रहीं तब तक जो भी एक्टिविटी बॉर्डर्स की होती थी वो डिस्क्लोज नहीं की जाती थी पब्लिक में। उसे एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये सारी बातें गुप्त रखी जाती थी। अब इन सब चीज़ों का राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है जब से मोदी सरकार आई है, जो कि एक कूटनीति के तहत ये गंभीर विषय है। इसको ठीक है, आप तालियां बजवा रहे हैं कि भारतीय उनका मोरल अप करा रहे हैं, देश की जनता की तरफ से उनकी मोरल बूस्टिंग हो रही है, परंतु सबके बावजूद भी जो डिफेंस से संबंधित मामले हैं, रक्षा से संबंधित मामले हैं, वो एक कूटनीति के तहत एक सुरक्षित मामले रखे जाते हैं, उनका डिस्क्लोज़र नहीं किया जाता। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में इस तरह की बातों को राजनीति के साथ समावेशित कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं 21 तारीख को होने वाले मथुरा में आपके ही जो पार्टी है बड़ी, उसके साथ रैली की, जो कि शुरू हो चुकी है कुछ समय पूर्व और मथुरा में आने वाली है। इसके बारे में जनता को क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए 21 तारीख को हमारी प्रांतीय स्तर की भारत जोड़ो पदयात्रा, जो कि शाहजहाँपुर से शुरू हुई थी और जिसका नेतृत्व हमारे बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता सलमान खुर्शीद साहब, जो विदेश मंत्री, कानून मंत्री और विभिन्न बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को खुद को लेके गए अपने साथ इलाज कराने के लिए, तो वो खुद लीड कर रहे थे उसे, और उसका एक रूट चार्ट था अवध प्रांत के अंदर, और वो उसका समापन 21 तारीख को मथुरा में हो रहा है। और उससे पहले एक जनसभा है अप्सरा सिनेमा का कैंपस में, उसमें सभी कांग्रेस के लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ पर हमारे प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय नेता संबोधित करेंगे। उसके बाद वो यात्रा अप्सरा सिनेमा से होते हुए होली गेट होते हुए, फिर आपके भरतपुर गेट होते हुए, डीग गेट होते हुए, अंबेडकर जी पे माल्यार्पण करते हुए, उधर मंडी रामदास होते हुए, चौक बाज़ार होते हुए, फिर द्वारकाधीश जी होते हुए, और फिर छत्ता बाज़ार होते हुए, शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय से होते हुए विकास बाज़ार पे गांधी जी को माल्यार्पण करके समाप्त होगी। तो ये यात्रा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो उद्देश्य को लेकर कराई जा रही है। जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा 3600 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, जो इस तरह की यात्रा किसी भी देश के किसी भी एक दशक में किसी भी नेता ने इतनी बड़ी पदयात्रा नहीं करी जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हैदराबाद में मुझे उनके साथ 3 दिन पैदल चलने का मौका मिला और उस राउंड टेबल पे मुझे भी बैठने का मौका मिला जिस पर तमाम विभिन्न चर्चाएं की गई। तो नफ़रत की और बेरोज़गारी की, महंगाई के मुद्दों को जब सरकार दिखाती ही नहीं है, जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में होने ही नहीं देती, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपता ही नहीं है, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने सोचा कि क्यों नहीं हम सड़कों पे उतरें और क्यों नहीं हम पदयात्रा करें। इस तरह की 6 पदयात्राएं उत्तर प्रदेश में प्रांतीय निकाली गई हैं और एक माहौल बना है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने
देश को तोड़ने की साजिश करी है, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा है, भाई को भाई से लड़ाया है, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा कराई है, सिख ईसाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कांग्रेस के नारे को बिखेरने की कोशिश करी है। तो उस सब को हम लोग भारत जोड़ो प्रांतीय यात्राओं के माध्यम से जनता की बातों को जनता के बीच में जा रहे हैं और इस तरह की पद यात्राएँ कर रहे हैं। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हर विषय की जानकारी भी है। पठान फिल्म में इस वक्त जो दृश्य दिखाए गए हैं उस पर पूरे भारतवर्ष में विरोध भी किए जा रहे हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने थोड़ा बताइए किस मुद्दे पर विरोध किया है। मुद्दा ये है कि उस फिल्म का एक गाना है जिस गाने में जो वहाँ की हीरोइन है, उस हीरोइन को भगवा वस्त्र पहन करके दर्शाया गया है जो कि बिकनी है, और गाने का रंग रखा है बेशर्म रंग। इस बात को लेकर लगातार विरोध किए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी आपत्तिजनक बात जो फिल्मों में दिखाई जाती है उसका तो विरोध होना ही चाहिए। और सेंसर को इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर हैं और इस तरह की जो कटिंग्स हैं उनको काट देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सेंसर बोर्ड इतने विरोध के बाद इस तरह के जो अंश हैं उनको काटेगा और निकालेगा। एक समय था जब बड़े ही जो पर्दे के पीछे जो घटनाएं होती थी या मतलब जो दृश्य होते थे उनको फिल्माया नहीं जाता था, सेंसर बोर्ड अपना काम करता था, लेकिन आज देखा जाता है कि फिल्मों में अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए भी सरकार दोषी है। वर्तमान सरकार ने जब इतना फ्री हैंड दे रखा है इसको सेंसर बोर्ड को, तो सरकार को स्क्रू टाइट करने चाहिए और उनको पनिशमेंट देना चाहिए। उनको इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट पे जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाना चाहिए कि क्यों इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट दिला के विवाद खड़े करते हो। मैं समझता हूँ इसमें भी सरकार की चाल है। वो सरकार ये करती है कि साहब इस तरह का हुआ तो उसमें भी भगवे की बात हो रही है। तो एडवर्स पब्लिसिटी में भी पॉजिटिविटी भारतीय जनता पार्टी देखती है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को लाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अन्य पार्टियां क्यों नहीं देख पाती? फिर वही प्रश्न आता है कि हमने आपको बताया ना, चित्रगुप्त जी भगवान को कायस्थ बिरादरी के जो हमारे शीर्षस्थ हमारे भगवान माने जाते हैं, उनके बारे में एक फिल्म में उल्टा सीधा अपशब्द कहे गए। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत साहब हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हम पॉलिटिकल विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कायस्थ सभा के, हमने पुतला जलाया देवगन का, अजय देवगन का, सरकार को कोसा और इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश में छिड़ गया कि उनको बाध्य होना पड़ा सरकार को इस तरह के दृश्य चित्रगुप्त जी के खिलाफ दिखाए गए को विड्रॉ किया उन्होंने। ये सब पार्टियां करती हैं। आते हैं मथुरा की चर्चाओं में। जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में लगातार विकास कार्यों के नाम पर कहा जा रहा है कि लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार सड़कें बन रही हैं। आप एक मेयर पद के जो दावेदार आपके आने वाले हैं उनके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि देखिए इस वक्त जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि आखिर मेयर के पास में करने के लिए क्या कार्य होंगे, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मथुरा वृंदावन नगर निगम का सृजन मेरे माध्यम से ही किया गया था। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि आपके द्वारा वास्तव में विकास कार्य कराए गए थे। आज भी नगर के कई स्थानों पर आपके द्वारा लगाए गए बोर्ड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जितना भी विकास हुआ, जितने भी फ्लाईओवर्स बने, रेलवे ओवरब्रिज बने, सड़कें बनी हैं या पाइपलाइन गैस आई है, सीएनजी आई है और इंडस्ट्रियल गैस आई है, अभी आपकी बात स्वीकार करने लायक है। इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, बात कर रहे हैं आगामी मुद्दे क्या हो सकते हैं। आपसे वही तो बता रहा हूँ। देखिए, आपको अलग अलग सेपरेशन करना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या काम है, एमएलए का क्या काम है और नगर निगम और नगर का क्या काम है। नगर निगम का काम है सफाई व्यवस्था को मेंटेन करना है, मोहल्लों के गली कूचे बनवाना, सीवर लाइनों को पड़वाना, सीवर लाइनों को साफ करवाना, पार्कों को बनवाना, समुचित प्रकाश व्यवस्था को करना और पेयजल की समुचित बढ़िया व्यवस्था करना। उसके लिए हम गोकुल बैराज पहले ही बनवा चुके हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए गंगा जी का प्रोजेक्ट, गंगा जल का लाने का प्रोजेक्ट हमारे टाइम का लाया हुआ है, अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वो सारे कार्य हैं जो नगर निकाय कार्यों के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के परिक्षेत्र में आते हैं, उनको बड़ी मुस्तैदी के साथ मेयर को जानकारी होनी चाहिए उसको अनुपालन कराने के लिए। वर्ल्ड बैंक की तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जो कि मथुरा के वृंदावन के स्वच्छता अभियान को गति दे सकती हैं। जैसे जे नर्म हमने मथुरा वृंदावन को जे नर्म में डलवाया था, आपको याद होगा।
100 करोड़ के नाले बने थे, परंतु इनसे नालों की सफाई नहीं होती, इतने इक्विपमेंट होने के बावजूद भी। तो शहर मथुरा वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, इसको जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था, जो वर्तमान अभी मेयर थे अभी तक, वो बुरी तरह से फेल हो गए, अफसरों के दबाव में आ गए और उनकी वाणी पे विराम लग गया। इसी तरह पार्षद लोगों के कुछ समझ में नहीं आया, वो उन्होंने समझने की कोशिश करी, परंतु लूटो खसोटो अभियान बहुत रहा इस नगर निगम में। तो मैं चाहूँगा कि अब के आने वाला जो बोर्ड बने नगर निगम का, उसमें ईमानदारी के साथ काम हो, जो मेयर हो वो ईमानदारी के साथ, उन्हें योजनाओं के बारे में ज्ञान हो। और एक आईएएस अफसर बैठा हुआ है, तमाम पीसीएस रैंक के तमाम अधिकारी बैठे हैं, 20 उच्च स्तरीय अधिकारी मथुरा वृंदावन नगर निगम को गवर्न करते हैं। उसके बाद नीचे टीम होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क नहीं है, विकेंद्रीकरण कामों का नहीं है, जिस वजह से मथुरा अभी जस की तस गंदा नज़र आता है। हमने अपने समय में जेनर में ये एक कूड़ा डिस्पोजल का एक बड़ा प्लांट लगवाया था, जो कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में वो लेन देन के मामले में अटक गया था। यमुना जस की तस प्रदूषित है। जब 85 से 88 तक हम एमएलए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से यमुना एक्शन प्लान हमने सैंक्शन कराया था। ये तो ट्रीटमेंट प्लांट के जो पंपिंग स्टेशन है वही नहीं चला पाते, डीजल बेच देते हैं ये लोग। यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए क्या काम हुआ पिछले 5 साल के नगर निगम के लिए, जो कि मथुरा की सबसे इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है। यमुना जी के नाम पर हजारों लोग दुनिया के आते हैं, यहाँ पे देश के लोग आते हैं, आस्था के प्रतीक, और भगवान कृष्ण की पटरानी और यमुना मैया, जिनको मैं स्वयं पूजता हूँ, उनकी दुर्दशा पे 8-8 आंसू बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इतने बड़े बड़े आंदोलन करते थे, गत 5 सालों में बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहे। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अब के कुछ महीनों में यमुना का जो जल लोगों को दिखाई दे रहा है बिल्कुल बदल चुका है। अब की बार जो भाई दूज था, भाई दूज पर लोग कह रहे हैं कि लगभग 40 साल पहले के बाद में अब जाकर के ऐसा हम लोगों ने स्नान किया है, जो इससे पहले कभी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा था। अरे साहब, वो स्पेशल अरेंजमेंट पानी का होता है। सुनिए, जब भी कोई बड़ी वो होती है, हम भी पानी छुड़वाया करते थे। 3 दिन पहले पानी छुड़वा दिया, गंदा पानी बह गया, उसमें डुबकी लगा ली। अब जाके देखिए ना यमुना जी में कैसा पानी है। आप 12 महीने के पानी की बात करिए, एक त्यौहार यमदूतिया त्यौहार की बात जब से यमुना जो भाई दूज का त्यौहार था तब से लेकर और अब तक की बात की है, तो यमुना देखिए ना कितने नाले टैप हो गए हैं। वहाँ से लेके पूरे प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है। दिल्ली से देखिए, हथनी कुंड के बाद से देखिए, हथनी कुंड के बाद ओरिजिनल पानी कितना है यमुना में। हथनी कुंड से ओरिजिनल पानी छोड़ने की जो मांग थी, चतुर्वेदी समाज की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मांग थी, संत समाज की मांग थी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि हमारा पूजनीय संत समाज चुप क्यों है, क्यों नहीं है। वो बड़े बड़े हमारे कार्यकाल में बड़े बड़े आंदोलन किए जाते थे, यमुना को बचाओ, और मैंने तमाम पंचायतें करा दी। हरीश रावत जी वो हुआ करते थे जल संसाधन मंत्री, सोनिया गांधी जी के पास ले गया और राहुल गांधी के पास ले गया, हरीश रावत के साथ एग्रीमेंट कराया प्रदेश सरकार का, तब ये लोग विड्रॉ किए, फिर भी उसका अनुपालन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। अब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, इनकी सरकार हरियाणा में है, इनकी सरकार केंद्र में है। चाहे तो हस्तक्षेप करके ओखला से ही यमुना को ठीक करा दे। हथनी कुंड में खट्टर साहब से कहें पानी छोड़े भाई, निर्मल पानी जो 35 किलोमीटर तक आता ही नहीं है। जैसा कि आपने तो ये लोग बुरी तरह फेल हो गए, फर्जीवाड़े की सरकार है। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि यमुना की स्थिति नहीं सुधरी थी, लेकिन बात करते हैं कि आपने सबसे पहला मुद्दा उठाया माई यमुना का। मैं आपको स्वीकार करता हूँ आपकी बात को कि वास्तव में मथुरा की सबसे बड़ी समस्या है वो यमुना जल प्रदूषण, लेकिन दूसरी समस्या बंदरों की भी है। लोग लगातार परेशान हैं और लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस निदान नहीं मिला। देखिए, मैं आपको बताऊं, उसका निदान जो है, हमने इसको बड़ी अच्छी तरह इसकी स्टडी कराई थी। एक तो था कि इसकी बंदरों की नसबंदी करा दी जाए और नसबंदी करा के उनको छोड़ दिया जाए। पर बंदर जो है एक बहुत अजीब तरह का आतंकित स्वभाव का जानवर है। इसको चालाक जानवर कह लीजिए, उत्पाती जानवर कह लीजिए, पर चूंकि हम लोग हिंदू हैं तो उन्हें हनुमान जी का प्ररूप मानते हैं। ये मल्टीप्लाई होते हैं, साल में 2 बार बच्चे जनती हैं इनकी। और बहुत ही जल्दी जो मथुरा वृंदावन में देखेंगे आपको कम से कम 1 लाख बंदर नजर आएगा। अब तो गुंडई होने लगी है, टोली की टोली में घूमते हैं, अकेला आदमी मिल जाए, औरत मिल जाए तो साले काटने को दौड़ते हैं। कुत्ते तक इनसे घबराते हैं, कुत्ते भी इनके टोली में नहीं जाते हैं, लोगों को धक्का दे देते हैं। पता नहीं कितनी मौतें हो चुकी हैं बंदरों के आतंक से। इसका तरीका सरकार को गंभीर होना पड़ेगा,
देखिए मारा तो जा नहीं सकता, वो भी मतलब उनमें जान है, वो भी पशु हैं, वो पशु क्रूरता के नियम में आएगा। निदान बताएं, निदान क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म निदान है, इनकी नसबंदी करा के छोड़ा जाए, इनको जंगलों में छोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग जंगल अब कट गए हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं है। बंदर सफारी बनाया जाए, पर बंदर सफारी कहाँ तक बनाएंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, बात करता हूँ कैमरे की, आप कैमरे के सामने बैठे हैं, यदि कांग्रेस पार्टी का मेयर बनकर आता है तो क्या आप सबसे पहले समस्या? देखिए ये सब बातें मुझे मत बताइए, मेयर के हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको वैसे ही बता दूं, मेयर ये सारी बातों का निदान नहीं कर सकता। क्या जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है? बता रहा हूँ, नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम राज्य सरकार के सहयोग से, क्योंकि स्पेशल फंड लाने पड़ते हैं। मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि मथुरा नगर निगम के यहाँ के जो बड़े ही घमंडी टाइप के विधायक जनता ने जो चुन दिए हैं, श्रीकांत शर्मा, उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के 51 गाँवों के लिए स्पेशल पैकेज ला के नहीं दिया। मैं होता तो स्पेशल पैकेज ला के देता 400 करोड़ का, 500 करोड़ का। गांव की स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, प्रधानों का पैसा आया नहीं, ख़त्म हो गया। अब वहाँ विकास के नाम पे शून्यता है, गांव सड़ रहे हैं। मेयर साहब ने क्या काम किया या नगर आयुक्त साहब ने काम क्या किया? एक दिन मैंने नगर आयुक्त जी से पूछा कि मैंने कहा, बोले स्पेशल पैकेज इज कमिंग। मैंने कहा कहाँ है पैकेज? कोई पैकेज नहीं भेजा गया। ना मेयर साहब इतना जानते, ना उन्होंने कोई बात इस तरह की करी, ना वो नगर आयुक्त के ऊपर हावी हो सकते हैं। जब तक ये 51 गांव जो जोड़े गए, उसके बाद और कुछ गांव जोड़ दिए गए हैं, इनके लिए स्पेशल पैकेज लाना होगा। आप कांग्रेस का मेयर चुनते हैं तो मैं उसका सहयोग करूंगा, 500-700 करोड़ रुपए उन गाँवों के लिए एक्स्ट्रा लाने के लिए, जिससे उन गाँवों का शहरीकरण किया जा सके। वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने, वहाँ नालियाँ बने, नाले बने, सड़कें बने, पूरा पक्का किया जाए। और वहाँ प्रॉपर, मैंने तो सब टंकियाँ बनवा दी थी अपने क्षेत्र के गाँव में, उसकी पाइपलाइन भी ये लोग नहीं बिछवा पाए हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है। इनको विकास से इनका विकास से क्या लेना देना? जब इनका काम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से चल रहा है तो बाढ़ में जाए जनता। महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गंदगी हो, चाहे बंदर हो, इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं और चुनाव जीतने की साजिश ईवीएम के माध्यम से करते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल फिर वही आएगा कि क्योंकि इस बार फिर से एक बार चुनाव सामने है और लोगों की निगाहें टिकी हैं कि आखिर कौन हो सकता है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा प्रत्याशी। आपने मुझसे कहा कि फिर आपसे कहूंगा, पत्ते नहीं खोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रत्याशी आएगा वो कांग्रेस का ना होकर के गठबंधन से भी आ सकता है? देखिए, तमाम हमारे पास कार्ड्स ओपन है, लोगों की उत्सुकता है इस बात को। कार्ड्स ओपन है। हमें जो बेहतरीन प्रत्याशी जीतेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेगा, हम उसको टिकट देंगे। जो सशक्त होगा, जो जनता के बीच में जाके बोल सकता होगा, जो नॉलेजेबल होगा, जो एक मूक दर्शक की तरह अधिकारियों की मुट्ठी में ना आ जाए, ऐसा होना चाहिए। और अधिकारी उसे नचा ना सके या अधिकारियों के सामने चुप रहे, जिसे सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान हो, जिसे योजनाओं के बारे में ज्ञान हो, जो प्रदेश सरकार में जाके नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास से जाके भिड़ सके और अपने नगर निगम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज ला सके। ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे जो कांग्रेस के पास है और बंद मुट्ठी के अंदर है। जी, तो दर्शकों को देखकर इस प्रकार से आज हमारी चर्चा हुई कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं एआईसीसी सदस्य प्रदीप माथुर जी से, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी एक जो राजनीति है, एक ट्रेजेडी है, उसको लेकर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास में ऐसा कौन प्रत्याशी निकल के आता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बेहतर साबित हो सके और भारतीय जनता पार्टी को मतराएं पटक दी सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।